प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 विकारी शब्द, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए। शेर, हथौड़ा, कुतुब मीनार, बुढ़ापा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों का किसी का भी नाम हो सकता है, सुरेश, गीता, दिवाकर आदि। दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि। पर्वतों के नाम, जितने भी पहाड़ हैं, हिमालय, अरावली पर्वत। नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। नगरों के नाम, मेरठ, दिल्ली, आगरा एक्सेट्रा आदि। कोई भी आ सकता है इसमें। ठीक है, इसमें जो है दिनों और महीनों के नाम भी आते हैं। सोमवार, मंगलवार, फरवरी, सितंबर। ग्रहों व नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। त्योहारों के नाम, होली, ईद, दिवाली। पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे, नदी, पुस्तक। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में बच्चे समस्त बच्चों, नदी समस्त नदियों तथा पुस्तक सभी पुस्तकों का बोध करा रहे हैं। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञाएं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, वीरता, मोटा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद भी माने जाते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे झुंड अथवा समूह, जिसको हम ग्रुप भी कहते हैं अंग्रेजी में, समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, भीड़, झुंड आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, तेल। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से इस प्रकार बनाई जाती है। ठीक है, बच्चा, बचपन, पशु, पशुता, लड़का, लड़कपन, शिशु, शैशव। ठीक है, वीर, वीरता, शत्रु, शत्रुता, सेवक, सेवा, मनुष्य, मनुष्यता। सर्वनाम से अपना, अपनापन, निज, निजता, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन। अब आता है विशेषण से। ठीक है, विशेषण से कैसे? गरीब, गरीबी, चतुर, चतुराई, मोटा, मोटापा, काला, कालिमा। खट्टा, खटास, हरा, हरियाली, लाल, लालिमा, बड़ा, बड़प्पन। ठीक है, अब क्रिया से, ये क्रिया आ जाती है सारी: खेलना, पढ़ना, जागना, सोचना। तो इनसे कैसे बनेंगी? खेल, पढ़ाई, जागरण, सोच। ठीक है, इस तरह से जो भी क्रिया इसमें आ जाती है। अब वैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, शीघ्र, शीघ्रता, मना, मनाही, ऊपर, ऊपरी, समीप, सामीप्य। अगला विषय है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए। दिव्यांशी 6ठी कक्षा में पढ़ती है। दिव्यांशी की बहन शिखा 5वीं कक्षा में है। दिव्यांशी प्रतिदिन खेलने भी जाती है। दिव्यांशी का घर पार्क से थोड़ी ही दूर है। दिव्यांशी के माता पिता दिव्यांशी से बहुत प्यार करते हैं। अब इन्हीं वाक्यों का दूसरा रूप पढ़िए। दिव्यांशी 6ठी कक्षा में पढ़ती है। उसकी बहन शिखा 5वीं कक्षा में है। वह प्रतिदिन खेलने भी जाती है। उसका घर पार्क से थोड़ी ही दूर है। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दिव्यांशी संज्ञा नाम एक ही बार आया है, लेकिन आगे उसके स्थान पर उसकी, वह, उसका, उसके, उससे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।
व्याकरण में इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनामों का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सुंदर बना देता है और वाक्य बोलने में भी अच्छे लगते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसका बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, तुम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए निज सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुष बोलने वाला श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हें, आप, आपने, तुमको, आपको आदि। अन्य पुरुष जो सर्वनाम बोलने वाले या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसने, उन्होंने, उनको, उसको, उसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकट या पास के व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, वह, इन्हें आदि। ठीक है। वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक व निश्चयवाचक दोनों प्रकार से किया जाता है। जैसे वह आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरी पुस्तक वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक व निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। जैसे वह आप ही चला गया, निजवाचक सर्वनाम, आप मतलब स्वयं, खुद। आप हमारे घर कब आएंगे, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जिसमें आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कौन सा आदि। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। अगला विषय आता है हमारा विशेषण। रीना लंबी है, कोट लाल है, 3 पुस्तकें रखी हैं। पीछे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्द शब्द लंबी, लाल व 3 संज्ञा शब्दों रीना, कोट तथा पुस्तकें की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुण, संख्या, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पत्ते का रंग हरा है, ये इमारत बहुत ऊंची है, आम मीठा है। यहाँ पे कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण: गुण अच्छा, वीर, सुंदर, चतुर, विद्वान, शक्तिशाली, बुद्धिमान आदि। दोष बुरा, काया, कुरूप, मूक, दुष्ट, कमजोर, झूठा, मक्कार आदि। काल नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थान भारतीय, विदेशी, चीनी, जापानी, मुरादाबादी आदि। रंग लाल, नीला, सफेद, पीला, उजला आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई 7वीं कक्षा में है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, 4 कबूतर उड़ रहे हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित में क्या होता है, आपको जो है पता होता है उसमें कितनी डिजिट या क्वांटिटी है।
जो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, दूसरा स्थान। जो विशेषण किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी, कम बच्चे, सैकड़ों आवेदन आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुकान से 10 किलो चावल ले आओ, उसके पास बहुत पैसा है, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 3 किलो घी, 2 लीटर तेल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक, वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, थोड़े चावल आदि। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेष, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, यह किताब राधा की है, वह हिरन भाग रहा है। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर, जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयोग हो तो सर्वनाम वहां संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। यदि यह अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो यह सर्वनाम कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, वे छात्र पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। ये बर्तन बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। सर्वनामों में उत्तम पुरुष, मैं, हम, निजवाचक, आप, स्वयं तथा मध्यम पुरुष, तू, तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, कुछ चावल देना, इसमें परिमाण होता है, क्वांटिटी होती है। कुछ पेंसिलें देना, मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, मैंने 2 लड़कों से बात की, हमारे घर में बहुत पानी है, हमारे घर में 5 कमरे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। पीछे दाईं ओर दिए गए वाक्यों में पेंसिलें, लड़के व कमरे गिने जा सकते हैं, लेकिन बाईं ओर दिए वाक्यों में चावल, दूध और पानी को गिना नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें माप या तोला जा सकता है। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक जैसे विशेषण जब गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ आते हैं तो ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, लेकिन जब इन विशेषणों का प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के साथ होता है जिसे गिना नहीं बल्कि मापा या तोला जाता है तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की तुलना, तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, ये विशेषण की मूल अवस्था होती है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे रवि मोटा है, रिया सुंदर है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे रवि रमेश की अपेक्षा मोटा है, रिया शिवांगी से सुंदर है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके उनमें से एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे रवि उन लड़कों में सबसे मोटा है, रिया कक्षा में सबसे अधिक सुंदर है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, निकट, निकटतर, निकटतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। ठीक है, याद रखिए कि अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके भी उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे बलवान। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे सुंदर, अच्छा, गोरा, लंबा आदि। ये सभी मूल विशेषण कहलाते हैं। अन्य विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जाती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा। इन सब से बने विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है: इक, धर्म, धार्मिक। ईय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। इन, कुल, कुलीन। वाला, बंदर, बंदर वाला।
व्यापार व्यापारिक, भारत भारतीय, मल मली, फल फलवा। सर्वनामों से विशेषण बनाना। जो जैसा मैं मेरा, यह ऐसा तुम तुम्हारा, कौन कैसा वह वैसा। मरना मरियल, वंद वंदनीय, टिकना टिकाओ, खाना खाओ। तैरना तैराक, पालना पालने वाला, बेचना बिकाओ, पट पटनी। अव्यय से विशेषण बनाना। ऊपर ऊपरी, आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, नीचे निचला, भीतर भीतरी। याद रखिए, कभी कभी कुछ शब्द विशेषणों की भी संख्या विशेषता बताते हैं। जैसे ऐश्वर्या बहुत सुंदर है, संदीप काफी मोटा है, रामू बड़ा चतुर है। इन वाक्यों में बहुत, काफी और बड़ा शब्द सुंदर, मोटा तथा चतुर शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। क्रिया। कबूतर उड़ रहा है, किताबें मेज पर रखी हैं, गाय ने घास खाई। उपयुक्त सभी वाक्यों में मोटे शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी मोटे शब्द क्रियाएं हैं। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्यों में क्रिया अवश्य होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे खा, लिख, पढ़, देख, आ, जा आदि। उदाहरण के लिए पढ़ धातु से बनी क्रियाओं के रूप देखिए। तू पढ़, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ी। इन सभी क्रियाओं में पढ़ आया है। पढ़ को ही धातु कहेंगे, क्योंकि क्रिया का मूल रूप यही है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़ना, बोलना, हंसना, गाना, जाना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, दौड़ना, हंसना, रोना, बैठना, सोना आदि। उदाहरण, चिड़िया उड़ रही है, पिताजी जा रहे हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, काटना, देखना आदि। उदाहरण, दिव्या ने पत्र लिखा, सरला ने फुटबॉल खेली। पहचान। क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न जोड़े जाने पर यदि उचित उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि उत्तर उचित न मिले तो क्रिया आकर्मक होती है। उदाहरण, दिव्या ने पत्र लिखा, दिव्या ने क्या लिखा, पत्र। सरला ने फुटबॉल खेली, सरला ने क्या खेली, फुटबॉल। चूंकि यहाँ उत्तर मिल रहा है, अतः सकर्मक क्रिया है। हिंदी में अकर्मक क्रिया से भी सकर्मक क्रियाएं बनती हैं, जैसे मरना, मारना, चलना, चलाना, उठना, उठाना, लुटना, लुटाना, उड़ना, उड़ाना, कटना, काटना, खुलना, खोलना, गिरना, घेरना। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे खा चुका, लिख दिया, रो पड़ा, हंस पड़ा आदि। उदाहरण, गाय टक्कर खाकर गिर पड़ी, मौसी आप चली गई। याद रखिए, संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है, वही मुख्य क्रिया होती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वो अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता व नवीनता ला देती है। ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, रंजक क्रिया, उठना, लगना, सकना। सांप को देखते ही बच्चा चिल्ला उठा, वह आम खाने लगा, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे। लेना, देना, डालना, पढ़ना, जाना, बैठना, पाना, चलना, रहना, चाहना, करना आदि रंजक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से कार्य के स्वयं ना करने, किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ नौकरानी से झाड़ू लगवाती है, पिताजी रवि से पत्र लिखवाते हैं, वह खेत में मजदूर से हल चलवाती है। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं मूल धातु से न बनकर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगकर बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना आदि।
संज्ञा से बनी क्रियाएं शर्म शर्माना, चक्कर चकराना। सर्वनाम से अपना अपनापन, विशेषण से साठ सठियाना, तोतला तुतलाना। अनुकरणवाची शब्दों से हिन हिन हिनहिनाना। नाम धातु क्रियाएं थर थर थरथराना। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बिल्ली दूध पीकर सो गई, रमेश खेलकर घर आ गए। उपयुक्त वाक्यों में सोना तथा आना मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पहले पीकर तथा खेलकर क्रियाएं भी आई। ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। मूल धातु में कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। याद रखिए, शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, पढ़ता, चल आ चला, पढ़कर, चल कर, देखा। क्रियापद हैं। दो या दो से अधिक क्रिया वाले पद को क्रियापद बंद कहते हैं। जैसे इस किताब में 4-5 पाठ दिए गए हैं। बिल्ली को देखकर चूहा भाग जाता है। तो ये था हमारा क्रिया। तो देखिए, इस पाठ में हमने क्या जाना। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं तथा अव्ययों से बनाई जा सकती हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्ण की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया 4 प्रकार की होती है: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विकारी शब्द, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जाना। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।